आज की क्लास में आपका सभी का स्वागत है। और आज नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कल जो पढ़ा है उस पर एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे अर्थ मूवमेंट यानी भू संचलन। भू संचलन के अंतर्गत हमने देखा कि भू संचलन यानी अर्थ के ऊपर जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तन के पीछे दो कारण होते हैं या दो बल होते हैं, वो कार्य करते हैं जिनके आधार पर पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के चेंजेस आते हैं। इन फोर्सेस को हमने दो भागों में डिवाइड किया। दो भागों में हमने किस प्रकार से डिवाइड किया कि इन बलों को हमने दो भागों में डिवाइड करके देखा कि एक ऐसे फोर्सेज होते हैं जिन्हें हम अंतर्जात बल कहते हैं, एक ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहिर्जात बल कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन समझ में आ जाना चाहिए आपको कि अंतर्जात बल ऐसे होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं और बहिर्जात बल ऐसे होते हैं जो पृथ्वी के बाहरी भाग पर उत्पन्न होते हैं। जब हम अंतर्जात बल की बात करें तो अंतर्जात बल जो होते हैं वो पृथ्वी पर असमानताएं या विषमताएं लाने का प्रयास करते हैं, और वही जो बहिर्जात जो बल होते हैं वो धरातल पर समानताएं लाने का प्रयास करते हैं। यानी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। एक ऐसा बल है जो पृथ्वी पर समानताएं ला रहा है तो उसे हम बहिर्जात बल कहेंगे, और जो पृथ्वी पर असमानताएं ला रहा है उन्हें हम अंतर्जात बल कहेंगे। अंतर्जात बल जो होते हैं उन्हें बेसिकली हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक है अंतर्जात बल को देखिएगा, यहाँ पर कुछ सडनली होती है और कुछ धीरे धीरे होती है। जो सडनली होती है उन्हें हम सडन मूवमेंट्स कहते हैं, और जो बहुत धीरे धीरे होती है उन्हें हम डायस्ट्रोफिक फोर्सेज या डायस्ट्रोफिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। जो बिल्कुल अचानक होती है उनमें हम दो को शामिल करते हैं, एक ज्वालामुखी और भूकंप। दोनों ही अचानक होते हैं, अचानक घटित होने वाली ये क्रियाएं हैं। उसी प्रकार से हम बात करें कि धीरे धीरे घटित होने वाली क्रिया यानी उनके बनने में काफी अधिक समय लग रहा है, तो ऐसी घटनाओं को भी हम दो भागों में बांटते हैं। यानी जो डायस्ट्रोफिक होती है उन डायस्ट्रोफिक को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है महाद्वीप निर्माणकारी और एक होता है पर्वत निर्माणकारी। जो महाद्वीप निर्माणकारी है उसे हम कहते हैं एपिरियोजेनेटिक, और जो पर्वत निर्माणकारी है उसे हम ओरोजेनेटिक कहते हैं। एपिरोज शब्द का अर्थ होता है महाद्वीप और ओरो शब्द का अर्थ होता है पर्वत। बाकी का दूसरा जो शब्द जेनेसिस जो शब्द है उसका अर्थ होता है उत्पत्ति। यानी ऐसा बल या ऐसी मूवमेंट जो महाद्वीपों का निर्माण करते हैं उसे एपिरियोजेनेटिक, और जो पर्वतों का निर्माण करते हैं उसे ओरोजेनेटिक या एरोजेनेसिस प्रोसेस कहा जाता है। इसमें भी महाद्वीप निर्माण करने वाले जो कारक होते हैं उनको भी हमने दो भागों में और डिवाइड किया है। एक तो होता है ऊपरी मुखी संचलन, ऊपरी मुखी संचलन अपवर्ड फोर्स, जिसके अंतर्गत इमरजेंस होता है निर्गमन, और एक होता है अधोमुखी संचलन, अधोमुखी बल या अधोमुखी संचलन जिसे डाउनवर्ड फोर्स कहा जाता है। इसके अंदर सबमर्जेंस होता है। अब दो शब्द मैंने कहा है कि इमरजेंस एंड सबमर्जेंस, ठीक है, इनको भी समझ लेते हैं कि निर्गमन किसे कहेंगे तथा निमज्जन किस प्रकार से कहेंगे। निर्गमन का अर्थ होता है ऐसा भाग जो जल में डूबा हुआ था और एकदम से अचानक से ऊपर उठ जाता है, तो उसे हम निर्गमन या इमरजेंस कहेंगे।
दूसरी स्थिति में हम कहें कि सबमर्जेंस क्या होता है, इस क्रिया के अंतर्गत हम कहेंगे कि कोई भी स्थलखंड है वो सागर तल से नीचे चला जाता है, जलमग्न हो जाता है, तो उसे हम निमज्जन या सबमर्जेंस कहेंगे। इसी के अलावा जो पर्वत निर्माणकारी बल होता है उसमें दो फोर्स काम करते हैं। एक तनाव, तनाव में मैंने कहा था कि जब हम किसी वस्तु को दो अलग अलग हिस्सों में खींचते हैं, दो व्यक्ति हैं और दोनों ही किसी वस्तु को अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं, तो वस्तु वो बीच में से टूट जाएगी, यानी उसमें तनाव आ रहा है, उसमें खिंचाव आ रहा है, तो वो टूट जाएगी। तो टूटना किस प्रकार से होगी, उसमें चटकन होगी, चटकन को कहता है क्रैकिंग, या फिर तो क्रैकिंग होगा या फिर वहां पर भ्रंशन होगा, भ्रंशन को कहते हैं फॉल्टिंग, या फॉल्ट आएगा या क्रैक आएगा जब किसी वस्तु को हम दो तरफ से खींचेंगे और उससे पर्वतों का निर्माण होता है। दूसरा है संपीड़न, संपीड़न को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्रेशन। इस कॉम्प्रेशन में कौन कौन सी प्रोसेस होती है, एक तो होती है संवलन और एक होती है वलन। संवलन को कहते हैं वार्पिंग और वलन को कहते हैं फोल्डिंग। यहां तक हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा ये तो थे भूतल पर परिवर्तन लाने वाले बल, जो अंतर्जात बल कहलाता है। दूसरे जो बल होते हैं वो होते हैं बहिर्जात बल। ये जितने भी जो बल है, अंतर्जात बल या इंडोजेनेटिक, ये धरातल पर विषमताएं लाते हैं, टूट फूट, बिखराव, ऐसे स्ट्रक्चर्स का निर्माण करते हैं, गड्ढा बना देते हैं, पहाड़ बना देते हैं। ऐसी जो घटनाएं होती है वो आंतरिक बलों द्वारा होती है। और जो बहिर्जात बल जो होते हैं वो इन असमानताओं को घिस घिस के, काट काट के दूर करते हैं। इसमें डेनुडेशन को शामिल करते हैं। अनाच्छादन, अनाच्छादन में अपक्षय, अपर्दन दो ही लिखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा एक और होना चाहिए था जिसे कहा जाता है निक्षेपण, डिपोजिशन। इनको शामिल किया जाता है। पहले अपक्षय होता है। अपक्षय में कोई भी चट्टान अपने ही जगह पर टूटकर बिखर जाती है। उसके टूटने के पीछे कारण क्या हो सकते हैं कि वो भौतिक रूप से टकरा कर टूट रही है, उसमें कुछ ऐसे रसायन मिल गए हैं जिसके कारण टूट रही है, उसमें ऐसे कुछ जीव घुस गए हैं जिसके कारण, जैसे चूहा घुस गया या दूसरे कीड़े मकोड़े घुस गए, उन्होंने उसको टूट कर बिखेर दिया अपने ही स्थान पर, वो अपक्षय वेदरिंग कहलाएगा। तो ये फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली तीनों ही प्रकार से हो सकता है। फिर हम इरोजन की बात करते हैं, अपर्दन। अपर्दन के एजेंट्स जो होते हैं वो दूसरे होते हैं, यानी दूसरे जो घटक होते हैं वो उसे काट काट कर छोटा करते हैं, बिखेरते हैं। तो नदी का बहता हुआ पानी, भूमि के अंदर बहता हुआ पानी, बहती हवा, ग्लेशियर्स, सागरीय जल जो लहरों के रूप में जो तरंगे आती हैं वो इसको इरोजन करते हैं। फिर ये इरोजन वाले जो पदार्थ होते हैं वो परिवहन के माध्यम से वो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद लास्ट जो प्रोसेस होती है वो होती है डिपोजिशन, जिसमें निक्षेपण होता है। ऐसे भाग जो खड्डे नुमा है, कम गहर है, वहां ले जाकर उसे पटक दिया जाता है। तो इस प्रकार से अंतर्जात और बहिर्जात बलों वाला कॉन्सेप्ट मैं समझता हूं आपके कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में लिख रखा है कि आप भू संचलन को पढ़ेंगे, और भू संचलन के अंतर्गत मुख्य रूप से आप वलन और भ्रंश को पढ़ेंगे कि वलन क्या होते हैं और भ्रंश का क्या होते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब तनाव होता है तो उससे भ्रंश आते हैं, और जब संपीड़न होता है तो उससे वलन होते हैं। एक बार इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे वलन वाला। यहाँ पर मैं दो स्लाइड्स बना रहा हूं, मान लीजिए
ये वलन और भ्रंश क्या होता है तो इसको हम समझते हैं। देखिएगा, ये पहाड़ का टुकड़ा इस दिशा में मूव कर रहा है और ये वाला इस दिशा में मूव कर रहा है। इसमें ये टुकड़ा इस तरफ मूव कर रहा है और इसमें इस तरफ मूव कर रहा है। इन दोनों के बीच में यहां की बात कर रहा हूं मैं, क्या घटना घटित होगी उस पर जिक्र करेंगे हम। ये जो हिस्सा है यहाँ पर और ये जो हिस्सा है यहाँ पर, दोनों ही क्रियाएं यहाँ पर शामिल होगी। ठीक है, जब ये दोनों ही टुकड़े यहाँ पर इस प्रकार से मूव करेंगे तो मूव करने के कारण यहाँ पर कौन सी घटना घटित होगी। देखिएगा, ये भी इस तरफ चल रहा है और ये भी इस तरफ चल रहा है, यानी दोनों एक दूसरे को, इस बीच वाले भाग को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। जब दबा रहे हैं तो बीच वाला जो भाग है वो क्या होगा, उसमें इस प्रकार से क्या आएंगे, फोल्ड आ जाएंगे। यानी अगर किसी भाग को दोनों तरफ से दबाया जाता है तो आपको पता है कि इस प्रकार से उसके अंदर मोड़ आ जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब जब किसी वस्तु को संपीड़ित किया जाता है, इसे कहते हैं संपीड़न। तो संपीड़न से क्या बनते हैं, फलन होता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण जब है, दूसरा उदाहरण क्या कहता है, दूसरा उदाहरण कहता है कि जब किसी वस्तु को हम दो तरफ से खींचे, ये इस तरफ खींच रहा है और ये इस तरफ खींच रहा है, इसका क्या प्रभाव रहेगा। तो इस प्रभाव की अगर हम बात करें तो हम पाएंगे कि बीच का जो भाग है वह इसके कारण क्या होगा, इसके अंदर दरार आ जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से इसे खींचा जा रहा है। तो ये जो भाग है बीच वाला, ये इस तरफ चला जाएगा और ये भाग जो है इस तरफ चला जाएगा, दोनों टूट कर अलग हो जाएंगे। जब इस प्रकार के टूटने की जो प्रक्रिया होती है, यानी यहाँ पर कौन सा बल लग रहा है, यहाँ पर तनाव हो रहा है और तनाव से क्या बनता है, इससे बनता है भ्रंश। यानी जब हम किसी वस्तु को कॉम्प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, और जब हम किसी वस्तु में अगर टेंशन देंगे तो टेंशन फोर्स जो रहेगा, यानी दोनों तरफ से खींच रहे हैं, तो वहां पर बनेगा फोर्स। तो मेजर जो डिफरेंट जो होता है गलन तथा भ्रंश में ये रहता है। तो आगे का जो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक इसी पर संबंधित है या इसी पर आधारित है, जिसके अंदर हम वलन को पढ़ेंगे कि वलन क्या होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम नया टॉपिक वलन को स्टार्ट करते हैं। वलन, वलन यानी फोर्स। फोल्ड, मैंने बताया अभी इससे पहले कि फोल्ड एक ऐसी घटना है जिसके अंदर जब चट्टान के दो सिरे, या फिर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन, यानी ड्यू टू इंडोजेनेटिक फोर्स, जब
पृथ्वी के ऊपर क्षैतिज संचलन यानी हॉरिजेंटल मूवमेंट होती है, तो भूपटल की चट्टानों में यानी क्रस्ट की जो रॉक्स है उसमें संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसमें कॉम्प्रेशनल फोर्स लगता है, और इस कॉम्प्रेशनल फोर्स के कारण जो चट्टानें होती है उसमें लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, और इन मोड़ों को क्या कहा जाता है? वलन कहा जाता है, जिसे मैंने अभी इसी चीज से पहले मैंने आपको समझाया है। कैसे होता है समझते हैं। पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण या पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण भूपटल की चट्टानों में, भूपटल यानी हमारा क्रस्ट, क्रस्ट की जो रॉक्स है उसमें संपीड़न, संपीड़न यानी कॉम्प्रेस, कॉम्प्रेस का अर्थ होता है कि हम किसी वस्तु को दोनों तरफ से दबा रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम फुटबॉल को दोनों तरफ से दबा रहे हैं हाथों से, तो क्या होगा? वो दबता चला जाएगा, और उसमें से बीच का जो भाग है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। या फिर किसी प्रकार की कोई ऐसी फ्लेक्सिबल चीज है, रबड़ है या फिर कोई स्टिक है, उस स्टिक को हम या लोहे की किसी रॉड को अगर बहुत तेजी से हम दबाएंगे तो उसमें क्या बनेगा? लहरदार मोड़ बनेंगे। तो इस प्रकार के जो लहरदार मोड़, इस प्रकार से जो लहरदार मोड़ बनते हैं उन मोड़ों को वलन कहा जाता है। अब ये वलन किस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है? मैंने कहा कि जब संपीड़न होता है, और संपीड़न और टेंशन का आपको पता होना चाहिए। संपीड़न यानी कॉम्प्रेस तो है, तो कॉम्प्रेस किस प्रकार से किया जा रहा है कि ये भाग इस दिशा में बल दे रहा है, दबाव रहा है, और ये भाग इस दिशा में दबा रहा है। तो जो पहले एक सीधी रेखा में था वह जब दोनों तरफ से दबाया गया उसे, तो उसका जो रूप है वो बदल कर इस प्रकार का हो गया। समझ गए आप? यानी इसके अंदर इस प्रकार से फोल्ड आ गए। तो इस प्रकार के जो फोल्ड होते हैं या मोड़ होते हैं या बल पड़ते हैं, उन बलों को, उन मोड़ को वलन कहा जाता है। जैसे कि इस चित्र में आप देखिएगा कि एक तरफ से दबाव लग रहा है। आप लाइनों को देखेंगे तो लाइनें जो है जिस प्रकार से जुड़ी हुई है, ये भाग एकदम बिल्कुल जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही इस तरफ से अगर बल लगता है तो बल लगने के कारण इस प्रकार से वहां पर फोल्ड बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या बन रहा है? मोड़ बन रहा है, मुड़ गई। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसे हम वलन के नाम से जानते हैं। इन्हीं से विभिन्न प्रकार के वलन की उत्पत्ति होती है। तो अलग अलग प्रकार के फॉल्ट्स यही से बनते हैं। अब ये किस प्रकार से बनते हैं, इससे पहले हम थोड़े से सामान्य शब्दों को समझ लेते हैं कि फॉल्ट के दो मुख्य भाग होते हैं। ठीक है। वलन मुख्यतः मुलायम चट्टानों में बनता है जो कि अवसादी प्रक्रिया से बने हैं। यानी अगर कठोर चट्टाने हो गया, अगर हम बात करें कि कोई चीज दबाने से मुड़ गई या उसमें फोल्ड आ गए, तो वह फोल्ड आया उसके पीछे प्रमुख कारण क्या था? क्योंकि वह मुलायम थी। अगर कठोर वस्तु को अगर हम दबाने का प्रयास करेंगे तो वो नहीं दबेगी। किसी वस्तु को दबाने के लिए आवश्यक है कि वह सॉफ्ट हो, वह मुलायम हो, वह फ्लेक्सिबल हो। ऐसी विशेषताएं पाई जाती है अवसादी चट्टानों में। यानी जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, उस सेडिमेंट्री रॉक्स में परतदार मुलायम चट्टानें पाई जाती हैं जो आसानी से मुड़ जाती है। अगर हम इग्निस रॉक की बात करें, आग्नेय चट्टानों की बात करें, तो वो काफी कठोर होती है, तो वहां पर फोल्ड नहीं पाए जा सकते, क्योंकि वे इतनी कठोर होती हैं कि उसमें वलन नहीं होगा, वे टूट जाएगी। तो वहां पर फोल्ड होना पॉसिबल नहीं है। कोई भी कठोर चीज
उसको आप अगर लकड़ी, जैसे कि सूखी हुई लकड़ी को अगर आप दोनों तरफ से दबाओगे तो वह टूट जाएगी। अगर वही लकड़ी गीली है तो आप आसानी से उसे मोड़ सकती हैं। तो वलन जो बनता है वह मुलायम चट्टानों में बनता है, जो आपके सेडिमेंट्री प्रोसेस से निर्मित हुई है। अब वलन के दो भाग होते हैं। वलन के दो भाग का अर्थ होता है, आप देखिएगा, एक भाग तो ये ऊपर उठा, जो इसको मैं यहाँ पर बना देता हूं, ये जैसे कि ऐसे एक वलन पड़ गया, ठीक है। इसमें एक पार्ट तो ये हो गया, ये वाला, ए वाला जो ऊपर उठा हुआ है, और एक भाग है बी जो नीचे धसा हुआ है। तो वलन के दो भाग होते हैं। जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसे हम अपनति या एंटीक्लाइन कहते हैं, और जो भाग नीचे धसा होता है उसे हम अभिनति या सेंक्लाइन कहते हैं। यानी हमारा जो ए है वो क्या है, एंटीक्लाइन है, वो अपनति है, अप यानी ऊपर, ये है एंटीक्लाइन, और जो बी भाग है वो है सिंक्लाइन। समझ गए, अभिनति क्या होती है और अपनति क्या होती है। जो ऊपर उठा हुआ भाग है वह अपनति या एंटीक्लाइंस कहलाएगा, और जो नीचे धसा हुआ भाग है वह अभिनति या सिंक्लाइन कहलाएगा। क्लियर? देखिएगा, इस प्रकार से चट्टान है, इसमें फोल्ड हो रहा है, जो ऊपर उठा हुआ भाग है, ये दोनों तरफ से फोर्स आ रहा है, ऊपर उठा हुआ जो भाग है वह अपनति, तथा नीचे धसा हुआ जो भाग है वो कहलाएगा आपके अभिनति। इन दोनों के बीच में अगर कहें कि यहाँ पर जो ये फोल्ड बन रहा है, इस फोल्ड के बीच में ये जो लाइन है जहां से फोल्ड वास्तव में फोल्ड हो रहा है, कागज को फोल्ड करते हैं तो बीच में से एक रेखा बनती है, तो ये जो रेखा होती है जो दोनों के बीच में बनती है, इसे वलन का अक्ष कहते हैं, एक्सिस ऑफ फोल्ड। ये एक्सिस ऑफ फोल्ड या वलन का अक्ष कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अभिनति और अपनति क्या होता है। आगे हम बढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं कि वलन के कौन कौन से प्रकार है। आप देखेंगे, ये जैसे कि मैंने रेड कलर का जो दिखा रखा है, ये जो रेड कलर का है ये आपके वलन का एक्सिस है। देखिएगा ये एक्सिस सब जगह लगे हुए हैं, कहीं पर एक्सिस देखिए एकदम सीधा है, यहाँ पर देखेंगे जो ए है वहां पर एकदम सीधा एक्सिस है। बी देखेंगे तो एक्सिस थोड़ा सा मुड़ गया, सीधा है इसका मतलब दोनों तरफ बराबर टुकड़े हैं, इधर भी बराबर ढाल और इधर भी बराबर ढाल, थोड़ा सा झुका झुका हुआ है, तो एक सीधा है, एक में ज्यादा ढाल है, एक में कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ढाल है, एक में देख लीजिए पूरा का पूरा इस प्रकार से दूसरे वाले पर सो गया। तो इस प्रकार से जो एक्सिस है उस एक्सिस के बिहाफ पे तय होता है कि हमारा जो फोल्ड है वो किस प्रकार का है। इससे पहले जिस प्रकार से मैंने कहा कि कुछ एंटीक्लाइंस होते हैं और कुछ सिंक्लाइंस होते हैं। एंटीक्लाइन यानी ऊपर उठा हुआ भाग, वलन का ऊपर उठा हुआ भाग जो होता है वो कहलाता है एंटीक्लाइन, और वलन का नीचे धसा हुआ भाग होता है वो कहलाता है सिंक्लाइन। तो हम वलन के दो भागों को बांट सकते हैं, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, और बीच में जहां पर आपका ये वलन फोल्ड होता है उसे हम एक्सिस कहते हैं, एक्सिस प्लेन, ये कहलाता है एक्सिस प्लेन। अब इसी के आधार पर हम वलन के प्रकार पढ़ेंगे कि वलन कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको चार प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। एक प्रकार जो दे रखा है जिसमें लिख रखा है
सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल वलन जो होता है उसे हम हिंदी में सममित वलन कहते हैं। सममित वलन यानी आप चित्र को यहाँ पर केवल इतना देखिएगा, पहला जो वलन है यहाँ तक कंप्लीट होता है, फिर दूसरा आपके यहाँ पर हो जाता है, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर। इन चारों को तो यही समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे एक बार पुनः समझेंगे। अब जिस प्रकार से नाम दे रखा है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल या फिर इसे हम कह सकते हैं, ये वो जो वलन है इसको हम सममित वलन भी कह सकते हैं, यानी समानता। ऐसा वलन जिसमें वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव बराबर होता है। वलन की दोनों भुजाएं कौन कौन सी है? एक भुजा हो गई ये ए और दूसरी हो गई बी। जब दोनों ही भुजाएं बराबर रूप से झुकी हुई है तो उसे हम सिमेट्रिकल फोल्ड कहेंगे या सममित वलन कहेंगे। इसी का अपोजिट रहता है असिमेट्रिकल फोल्ड, असममित वलन, यानी समानता नहीं है, यानी वलन की दोनों भुजाओं में असमानता है। इसकी एक भुजा तो साधारण झुकाव और दूसरी जो भुजा होती है वह छोटी होती है और उसका झुकाव बहुत अधिक होता है। ये देखिएगा, एक भुजा में बिल्कुल साधारण झुकाव है, सीमा सा ढाल, और एक जो भुजा है उसमें बहुत छोटी है और बहुत ज्यादा ढाल है। बराबर नहीं है, ये बड़ी है, ये छोटी है। छोटी वाली में ढाल ज्यादा है, बड़ी वाली में ढाल क्रमशः धीरे धीरे कम होता है, यहाँ पर बहुत अधिक होता है। तो ए और बी पार्ट जो है, यानी इसकी ए भुजा और इसकी बी भुजा, दोनों में आपको अंतर देखने को मिलेगा, यानी सममित नहीं है, ये असममित है, तो उसे असिमेट्रिकल फोल्ड के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो है जिसको हम कह सकते हैं ओवरफोल्ड, ओवरफोल्ड या इसे हम ओवरटर्न्ड भी कह सकते हैं, ओवरटर्न्ड, या इसे हम प्रतिवलन भी कह सकते हैं। तो जब अत्यधिक कॉम्प्रेशन होता है तो कॉम्प्रेशन इतना अधिक होता है कि वलन की एक जो भुजा है वह दूसरे पर झुक जाती है। आप देखेंगे कि कॉम्प्रेशन ज्यादा होने के कारण ए जो भुजा है वो बी वाले को दबा रही है, बी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव रही है, और धीरे धीरे ये जो भुजा है इस पर फोल्ड होती जा रही है। इस प्रकार से जो वलन बनता है उसे ओवरटर्न्ड या ओवरफोल्ड कहा जाता है। चौथा जो प्रकार है वो है रिक्यूम्बेंट फोल्ड। रिक्यूम्बेंट फोल्ड में आप देखेंगे कि इस प्रकार के वलन के अंदर एक जो भुजा है वह दूसरे पर इतनी अधिक कॉम्प्रेस हो गई कि वलन की दोनों भुजाएं समांतर हो जाती और दोनों ही भुजाएं इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर समानांतर, ये भी देख लीजिए इसी दिशा में और ये भी इसी दिशा में, दोनों एक दूसरे के समानांतर हो गई। इतना अधिक अगर वलन हो तो उसे हम रिक्यूबेंट फोल्ड या परिवलित वलन या इसे शान वलन भी कहते हैं। शान का अर्थ होता है सोना, स्लीपिंग। तो एक जो भुजा है वो दूसरे पर इस प्रकार से सो जाती है तो उसे हम रिक्यूबेंट फोल्ड कहते हैं। तो चार प्रकार तो मैंने यहीं पर बता दिए। हम इसी चित्र को समझ लेते हैं, बहुत सारे और वलन के प्रकार रहेंगे, उसको हम धीरे धीरे समझेंगे। यहाँ पर हम शुरुआत कर लेते हैं वलन के प्रकार की। सबसे पहला सममित वलन या सरल मोड या सिमेट्रिकल। वलन की दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी होती है। जब दबाव शक्ति की तीव्रता कम, जब दबाव शक्ति की तीव्रता कम
एवं दोनों दिशाओं में समान रूप से, दोनों दिशाओं से समान रूप से इसको दबाया जा रहा है, तो इस प्रकार के वलन का निर्माण होता है। इसे सरल मोड़ भी कहते हैं, यानी दोनों ही जो भुजाएं हैं वो समान रूप से झुकी हुई है, और जब समान रूप से झुकी हुई है यानी उसका एक्सिस एकदम बीच में सीधा, यहाँ पर सीधा नहीं बना, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर बड़ा दबा, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर रूप से झुकी हुई है, तो उसे हम सममित या सिमेट्रिकल फोल्ड कहते हैं। ऐसा एक उदाहरण है स्विट्जरलैंड का जूरा, जूरा माउंटेन है स्विट्जरलैंड में, वह इसी प्रकार का माउंटेन है जिसकी दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी हुई है। उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा एक्सिस प्लेन जो है, जिसके अंदर एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन आप देखेंगे, बीचों बीच जो एक्सिस पैनल है एकदम सीधा है, और दोनों जो भुजाएं हैं वो समान रूप से झुकी हुई है। इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसे हम सममित वलन कहते हैं। असममित वलन की बात करें तो इसमें वलन की दोनों भुजाएं असमान होती है, या कम झुकाव वाली जो भुजा होती है जिसका झुकाव कम होता है वह लंबी होती है, इसका ढाल बहुत धीरे धीरे होता है। वह अधिक झुकाव वाली जो भुजा होती है वो छोटी होती है और इसका ढाल जो होता है काफी तेज होता है। यानी इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, एक भुजा तो इस प्रकार से सीधी है धीरे धीरे ढाल वाली, और एक जो भुजा है वो बहुत तेज ढाल वाली। इस प्रकार से जो है यानी दोनों बराबर नहीं है, एक में ढाल ज्यादा है और एक में ढाल कम है। तो इस प्रकार का जो फोल्ड आता है उस फोल्ड को हम असममित कहते हैं। उदाहरण है इंग्लैंड का दक्षिणी पेनाइन जो पर्वत है, पेनाइन पर्वत इंग्लैंड में है, वह इसका एक अच्छा उदाहरण देखा जा सकता है। अब देखिएगा एक्सिस थोड़ा सा तिरछा हो गया, जिसमें एक जो भुजा है उसका ढाल जो है वो कम है और एक का बहुत ज्यादा तेज है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत धीमा ढाल और यहाँ पर बहुत तेज ढाल। इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है तो वह आपके कहलाता है असिमेट्रिकल फोल्ड। दबाव कहाँ से आया है, एक दबाव इस तरफ से आ रहा है और एक दबाव इस प्रकार से आता है। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है तो उस सिचुएशन से निर्मित जो फोल्ड्स होते हैं उसे असिमेट्रिकल फोल्ड्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, एक नत या दिग्नत या मोनोक्लाइन। ठीक है, मोनोक्लाइनल फोल्ड, जब वलन की एक भुजा तो एकदम साधारण और ढाल बिल्कुल कम, और दूसरी भुजा समकोण बनाते हुए होती है और ढाल एकदम सीधा होता है, तो इस प्रकार के जो वलन होते हैं उसे हम मोनोक्लाइन कहते हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाता है और इस प्रकार का ढाल होता है। ये इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये जो भुजा है एकदम सीधी, ढाल बिल्कुल सीधा, और ये जो भुजा है उसका ढाल बिल्कुल कम। इस प्रकार का जो फोल्ड होता है उसे एक नत या एक दिग्नत या मोनोक्लाइनल फोल्ड के नाम से जानते हैं। वलन की एक भुजा बिल्कुल खड़ी तथा दूसरी हुई जो भुजा है वो झुकी हुई होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है ये आपको आगे कभी जनरल क्लास में बताऊंगा मैं। ये इस प्रकार का चित्र, तो एक यहाँ पर सीधा और यहाँ पर इस प्रकार के ढाल। इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है, इस प्रकार की सिचुएशन से बने हुए फोल्ड को हम मोनोक्लाइनल फोल्ड के नाम से जानते हैं। आज के लिए इतना ही, कल पुनः हम इसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं कल।